हेलो स्टूडेंट। हम हमारी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है उसकी पूरी मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करें कि जो इकोलाई का बैक्टीरिया या इकोलाई बैक्टीरिया है उसमें डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इकोलाई का जो डीएनए है आप जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है। तो डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन किस मेथड से होता है। आपको पता है कि डीएनए जो होता है उसमें पूरा एक जो डीएनए आप देख रहे हैं इससे दो नए डीएनए बन रहे हैं। यहाँ आपको देखना है कि ये पेरेंट डीएनए है और ये आपके दो बनेंगे, ये और ये पुत्री डीएनए या डॉटर डीएनए है। लेकिन आप डॉटर डीएनए को गौर से देखें, उसके अंदर एक तो ओल्ड स्ट्रैंड है जो पेरेंट का है, ठीक है, और एक नया बन रहा है न्यू। आप देख सकते हैं दोनों में ये न्यू हो गया और ये है जो पेरेंट का है। तो इस तरह के डीएनए सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसमें आधा पार्ट यानी पेरेंटल स्ट्रैंड भी कंजर्व है और आधा या एक स्ट्रैंड नया बन रहा है। वैसे तो डीएनए आप देखते हैं तीन तरह से जनरली रेप्लिकेट करता है। एक होता है कंजर्वेटिव, जिसमें पूरा का पूरा डीएनए ही कंजर्व होता है। एक होता है डिस्पर्सिव, जिसमें छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। और एक होता है सेमी कंजर्वेटिव, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो डीएनए कौन से मेथड से रेप्लिकेट कर रहा है? देखिए, डीएनए मेथड से कर रहा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था मिचेल्सन और स्टाल ने। मिचेल्सन और स्टाल ने हैवी नाइट्रोजन के आइसोटोप को यूज़ करके प्रूव कर दिया था कि जो डीएनए है वो कौन से मेथड से रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से करता है। जिसमें क्या होता है कि जो भी नया पुत्री डीएनए बनता है उसका एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही डीएनए रेप्लिकेट करेगा। लेकिन प्रोकैरियोट में जो डीएनए का रेप्लिकेशन एक पॉइंट से होता है, बैक्टीरिया में कोई एक फिक्स पॉइंट होता है, वहीं से ही डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। जबकि यूकैरियोट में अलग अलग जगह से डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, यानी कि वहाँ थाउजेंड्स ऑफ रेप्लिकोन होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट में केवल एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं ORI, ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये आपने देखा। और मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होने में 42 मिनट का समय लगाता है। यानी पूरा एक ये डीएनए 42 मिनट में दो में बदल जाता है। एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं 42 मिनट में, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम होता है। किसी का 45 मिनट भी होता है, किसी का 1 घंटा भी होता है, किसी का 20 मिनट में भी रेप्लिकेट हो जाता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पे ये रेप्लिकेट करता है। अब आप देखेंगे कि जो मैकेनिज्म क्या होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। पूरा डीएनए रेप्लिकेशन 3 चरणों में पूरा होगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, यानी कि शुरुआत कि डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट होगा, फिर इलॉन्गेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। इन तीनों चरणों के बारे में हम बात करेंगे। आप देखें, पहले मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि ये आप देख रहे हैं पेरेंट डीएनए आपको दिख रहा है। ये पेरेंट डीएनए के दो स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं। ये दोनों क्या हैं? बैकबोन, जो शुगर और फॉस्फोरस की बनी हुई है। और इनके बीच बीच में ये आप देख रहे हैं, ये है नाइट्रोजनस बेसिस, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। H बॉन्ड है। ठीक है, अगर आप देखें कि
अभी जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एंजाइम इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को कट करते चले जाते हैं और नया स्ट्रैंड इन पे सिंथेसाइज होता चला जाता है। इसमें भी आप देख रहे हैं एक पेरेंट का स्ट्रैंड ऑलरेडी मौजूद है और एक नया सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि डीएनए कौन से मेथड से रेप्लिकेट कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। ठीक है, आप देख लीजिए डीएनए की प्रतिकृति हो रही है ये अर्ध संरक्षी विधि द्वारा। इसे देखिए, बैक्टीरिया के डीएनए को मैंने अभी आपको बताया था कैसा होता है बैक्टीरिया का डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिएगा डबल स्ट्रैंडेड है, आपको 2 स्ट्रैंड इसमें दिख रहे हैं और सर्कुलर दिख रहा है आपको। ठीक है, और अपने आप रेप्लिकेट करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन ये रेप्लिकेट कैसे करता है, इसकी मैंने अभी आपको 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया का डीएनए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेप्लिकेट करता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन या ORI ओरिजिन। यानी इस पॉइंट से ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस पॉइंट को चिन्हित करना या उस पॉइंट को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। वहीं से ही डीएनए की अनकॉइलिंग यानी खुलना स्टार्ट होगा। वहीं से ही डीएनए खुलना स्टार्ट होगा। उस पॉइंट को हम कहेंगे ओरी। अब इकोलाई बैक्टीरिया में जो ये ओरी का पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ क्या होता है कि 245 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, खास सीक्वेंस होता है यहाँ पर। कितने बेस पेयर का? 245, जिसमें 13 बेस पेयर जो होते हैं, 13 बेस पेयर, जिसमें CATC जो अभी आपको बताएंगे कि 3 सेट होते हैं और 9 बेस पेयर के 4 सेट होते हैं। ये जिनको हम 13 मर्स या 9 मर्स कहते हैं, ये सब यहाँ मौजूद होते हैं और ये ही डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो 13 मर्स होते हैं, अभी आपको ये सब मिलेगा यहाँ। 13 मर्स जो 13 बेस पेयर के सेट्स हैं, वो कितने मैंने अभी आपको बताए थे? 3 सेट होते हैं और वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें ही कैसे ये काम हो रहा है। यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ओरी से। ये आपको दिख रहा है ओरी। फिर मैंने कहा कि ओरी पर रिकॉग्निशन और इनिशिएशन पॉइंट होते हैं, वहाँ से ही डीएनए खुलना स्टार्ट करता है। इकोलाई में जो ओरी होती है वहाँ पर 245 बेस पेयरों का एक विशिष्ट क्रम होगा, जिसमें 13 बेस पेयर, ये क्रम CAT, CTA, TTA, TTT के 3 सेट होंगे। कितने सेट होंगे? 3 सेट, और वो रिपीट भी होंगे, यानी कि बार बार रिपीट होंगे वो। और 9 बेस पेयर जिनका ये सीक्वेंस होगा कि 4 सेट होंगे। तो 13 वालों को तो हम बोल रहे हैं 13 मर्स और 9 वालों को हम बोल रहे हैं 9 मर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे कहाँ पे हैं? ओरी के पास। तो सबसे पहले क्या होगा, 9 मर्स के चारों सेट्स, 9 मर के जो 4 सेट थे ना, और वो एक इनिशिएटर प्रोटीन DNA A के 30 मॉलिक्यूल से मिलकर ओरी को पहचान लेते हैं। 9 मर के चारों सेट और इनिशिएटर प्रोटीन DNA A के 30 मॉलिक्यूल मिलकर ओरी को चिन्हित कर देंगे कि भाई ये ओरी है और अब यहीं से ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। फिर DNA A कॉम्प्लेक्स के जुड़ने से 13 मर के तीनों सेट, भाई इसके पास पास में तो है वो 13 मर भी, वो क्या है? टूटना, विकृति होना शुरू कर देंगे। और साथ में ही ATP और एक HV प्रोटीन होती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, और लगभग 45 बेस पेयर एकदम से टूट जाते हैं और डीएनए के डबल हेलिक्स को खोल देते हैं। यानी एक बिंदु से आप जो देख सकते हैं डीएनए के, यहाँ आप देखें एक बिंदु से ये डीएनए को खोल दिया है इन्होंने।
ये देखिए आप, यहाँ ये खुल गया है और जिस बिंदु पे खुला है वहाँ पर Y जैसा एक फोर्क बन गया है जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, खुलने पर ये देखो, आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो रेप्लिकेशन फॉर्क है और ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन हो सकता है, एक साइड में ही खुलता जा रहा है, एक साइड में ही हो रहा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन। लेकिन बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। बाई डायरेक्शनल कैसे होगा, देखिए बाई डायरेक्शनल में आप देखें यहाँ पर दोनों साइड से खुलना स्टार्ट हो रखा है, ये देखिए ये भी खुल रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ये होगा बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। लेकिन जहाँ पर डीएनए खुलेगा वहाँ पर जो वाई जैसी स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगी। अब आप देखें जो मैं अभी आपको बता रहा था, यहाँ देखिए तो क्या हुआ, आवश्यकता होती है 45 बेस पेयर विकृत होकर डीएनए डबल हेलिक्स को खोल देते हैं। अब डीएनए डबल हेलिक्स खुल जाएगा, डीएनए का विकुंडलन, 5 प्रोटीन की आवश्यकता होगी, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, एसएसबी और एक डीएनए गायरेज जिसे हम टोपोआइसोमरेज कहते हैं, इनके द्वारा ये काम किया जाएगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले डीएनए बी प्रोटीन के साथ हेलिकेज एंजाइम, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, वो एंजाइम जुड़ करके डीएनए प्रोटीन के पास थोड़ी सी अनवाइंडिंग चेन से जुड़ता है। जो मैंने बताया फोर्क जहाँ बनना स्टार्ट हुआ है वहाँ पे वो जुड़ेगा हेलिकेज और प्रोटीन बी, और वो नाइट्रोजनस बेस के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करता चला जाएगा। और जब वो कट होने लग जाएंगे तो आप देख सकते हैं कट होने पर अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जुड़ते जाते हैं, जो डीएनए की अनवाइंडिंग 2 दिशा में करता जाता है, जिससे रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। अब भाई ये जैसे डीएनए था, आप देखें इसमें ये तो फॉर्क बन गई, ये कट गए, ये सब तो कट गए यहाँ से, लेकिन अब ये गांठ आ गई है, ये नॉट, इसको खोलने के लिए एक दूसरा एंजाइम कौन है, टोपोआइसोमरेज। वो टोपोआइसोमरेज इसको कट करेगा, एक स्ट्रैंड में भी और दोनों स्ट्रैंड में भी कट कर सकता है और उन्हें दोबारा से जोड़ देगा। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग कर देगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अब हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज तो यहाँ से निकल गए, तो ये वापस दोबारा से ना जुड़े, इसके लिए एक खास प्रोटीन है एसएसबी, ये इन्हें अपनी जगह पे होल्ड करके रखेगी, पकड़ के रखेगी, जिससे ये दोबारा से नहीं जुड़ सके। तो क्लियर हो गया, हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज ने जो प्रोटीन बी के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़े, टोपोआइसोमरेज ने इस कुंडलन को खोला और एसएसबी ने इनको पकड़ के रखा, जिससे कि ये दोबारा से इनका कुंडलन ना हो। तो ये हुआ इनिशिएशन। ये सारे स्टेप क्या होंगे, डीएनए सिंथेसिस में इनिशिएट का काम किया है। और उससे क्या होगा, अब इलोंगेशन, लंबाई कैसे बढ़ेगी, भाई डीएनए को खोल दिया हमने, पॉइंट चिन्हित कर दिया, अब क्या करना है, डीएनए को लंबा करना है। डीएनए को लंबा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है, आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। देखिए, ये देखिए हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज इसको खोलते जा रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, और ये एसएसबी इनको दोबारा से नहीं जुड़ने दे रहे हैं, पकड़ के रखे हुए हैं। अब क्या होगा, इस डीएनए चेन को बनाना पड़ेगा, इसको बनाना है तो सबसे पहले हमें आरएनए प्राइमर बनाना पड़ेगा। आरएनए प्राइमर बनेगा सबसे पहले, जिसको आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ आपको पता है कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं, ये एक 5'3" है, तो इस 3 एंड पे सबसे पहले आरएनए प्राइमर का एक छोटा सा सेगमेंट बन जाएगा। अभी तक कोई भी ऐसा डीएनए नहीं है जो बिना आरएनए प्राइमर के बना हो, सबसे पहले आरएनए प्राइमर बनाना ही पड़ेगा। फिर इस पे डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम जुड़ जाएगा और वो आगे रोल करता जाएगा और एक स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा 5 से 3 डायरेक्शन में, और ये कंटिन्यू बन रहा है ये डीएनए, तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड।
जो स्ट्रैंड कंटिन्यू बनेगा 5 से 3 डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन यही पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम दूसरे स्ट्रैंड पर भी डीएनए बनाएगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर ये टुकड़ों में बना रहा है डीएनए को, इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। और इसका हर टुकड़ा क्या कहलाएगा? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। हर पीस को हम क्या बोल रहे हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो क्लियर हुआ, सबसे पहले डीएनए बनने के लिए आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर उस आरएनए प्राइमर पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा, वो थर्ड पॉलीमराइजेशन की क्रिया द्वारा डीएनए का निर्माण करेगा और केवल किस डायरेक्शन में? 5 से 3' डायरेक्शन में। चाहे वो इस स्ट्रैंड पे हो चाहे दूसरे पे हो, एक स्ट्रैंड पे तो ये कंटिन्यू बनाएगा डीएनए, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। दूसरे पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बनाएगा, जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और हर टुकड़े का नाम होगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्योंकि ओकाजाकी ने इसको डिस्कवर किया था। अब डीएनए क्या कभी देखा है आपने टुकड़ों में रहता है क्या? नो। तो क्या होता है कि एक एंजाइम जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, क्या कि आरएनए प्राइमर को काट के निकालना पड़ेगा पहले। तो जब ये डीएनए बन जाएगा उसके बाद आरएनए प्राइमर को काट के निकालने का काम किसका होगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है जो आरएनए प्राइमर को हटा देगा, और जो यहाँ गैप बचा रहेगा उसको डीएनए लाइगेज सील कर देगा, जिससे कि ये कंटिन्यू, ये भी स्ट्रैंड बन जाएगा और ये तो बना ही कंटिन्यू था। इस तरह से ये चलता जाएगा प्रोसेस ऊपर तक। हेलिकेज टोपोआइसोमरेज खोलते जाएंगे और ये सिंथेसाइज होता चला जाएगा और 2 डीएनए आपको मिल जाएंगे। अब आप देखें जो इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा आरएनए पॉलीमरेज की मदद से 5'3' दिशा में एक आरएनए का छोटा सेगमेंट सिंथेसाइज होता है, जो डीएनए चेन के संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। यानी जब तक ये नहीं बनेगा डीएनए का निर्माण हो ही नहीं पाएगा, तो ये बनना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अब देखें आप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन डीएनए और आरएनए प्राइमर। मैंने अभी आपको बताया कि आरएनए प्राइमर है, उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ेगा और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम मदद से, ध्यान दें यहाँ पर 3'5 टेम्पलेट पर, टेम्पलेट तो पेरेंट का डीएनए है, 5'3' दिशा में लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, यानी कंटिन्यू बनेगा। जबकि 5'3 टेम्पलेट पर वही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड 5'3 दिशा में छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों का निर्माण करेगा, जिन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहेंगे, और इस चेन को कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच उपस्थित आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिलीज कर देगा या रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, और ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच के गैप को डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा सील कर दिया जाएगा, और जिससे 2 कंटिन्यू डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब समाप्ति कैसे होगी? डीएनए सिंथेसिस की प्रक्रिया बस ऐसे ही समाप्त हो जाएगी कि आरएनए प्राइमर को काट के निकाल दिया गया और डीएनए लाइगेज द्वारा उसको सील कर दिया गया। यही डीएनए का रेप्लिकेशन है जो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेट करता है, पूरी मैकेनिज्म, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है अगर आप समझ लेते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।